नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी के एमसीक्यू देखेंगे। आज से अध्यायवार इसकी रिवीजन शुरू करते हैं और ये क्लास एस्टेट 2024 पीजीटी हिंदी साथ ही एचपीएससी पीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है। तो सभी को पता होगा, जो बच्चे एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक अच्छी रिवीजन होगी। ठीक है, तो कौन है भक्तिन पाठ की लेखिका? महादेवी वर्मा। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा हमारा प्रश्न है, भक्तिन के पिता का क्या नाम था। और एचपीएससी में पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत एनसीईआरटी पूछी गई थी, और एचपीएससी के जो और सब्जेक्ट हैं उनके अगर हम स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें भी काफ़ी एनसीईआरटी के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भक्तिन के पिता का क्या नाम था? सूरमा। ठीक है, याद रखना है। और अगर माँ का नाम पूछ लिया जाए तो ये क्वेश्चन मिस हो गया। अनाम धन्या गोपालिका की बेटी थी, सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली थी। भक्तिन नाम दिया था महादेवी वर्मा ने, और उनकी गले में कंठी माला को देखकर ये नाम दिया था। ठीक है, उसका वास्तविक नाम पूछ लिया जाए तो लक्ष्मण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण था या लक्ष्मी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन भक्तिन अपना वास्तविक नाम किसी को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि लोग मेरा उपहास बनाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी समृद्धि ऐश्वर्य का प्रतीक है। लेकिन भक्तिन के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, गरीब महिला थी, तो इसीलिए वो अपना वास्तविक नाम लक्ष्मण या लक्ष्मी नहीं बताती थी, और उसका भक्तिन नाम रखा था लेखिका ने, महादेवी वर्मा ने। और उनके गले की कंठी माला को देखकर ये नाम रखा था। उनकी माता का नाम पूछ लिया जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। गलती से ये क्वेश्चन मिस हो गया, क्योंकि मुझे पता था जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये तो क्वेश्चन हर एक ने किया होगा और कहीं से मिल जाता है। अनाम धन्य गोपालिका। ठीक है, गोपालिका उसकी माँ का नाम था, तो याद रखना है। आगे है, भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ। तो सिर्फ 5 वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह कर दिया गया था, जबकि उसका गौना भी नहीं हुआ था। गौना जाकर के आगे 9 वर्ष की आयु में होता है। तो अगला ही हमारा प्रश्न है, भक्तिन का गौना कितने वर्ष की आयु में हुआ। तो 9 वर्ष की आयु में भक्तिन का गौना कर दिया गया था। और उसके जो पति है वो, उसका पति मतलब 3 भाई थे वो, उसकी सास के 3 बेटे थे। ये भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। उसकी सास के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। भक्तिन की विधवा बेटी के विवाह के लिए तीतर लड़ाने वाले साले को बुलाया गया। वह किसका साला था? तो किसका साला था? जिठौत का। और जिठौत का अर्थ भी पूछा जा सकता है, जेठ का पुत्र होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भक्तिन के पति की मृत्यु के समय भक्तिन की क्या आयु थी। तो सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, और आयु को लेकर 4 प्रश्न बनते हैं। कब उसका विवाह हुआ, कब उसका गौना हुआ, तब उसकी आयु कितनी थी जब उसके पति की मृत्यु हुई, और उसके पति की कितनी आयु थी जब उसकी मृत्यु हुई, तो ध्यान रखना है। ठीक है, और उस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भक्तिन ने लेखिका की थाली में कितनी रोटियां, ये रोटियां शब्द है, ध्यान रखना है, रखी थी। तो भक्तिन ने लेखिका की थाली में 4 1 उंगल मोटी चित्तेदार रोटियां रख दी थी। ठीक है, याद रखना है। आगे है, डैश का बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। तो ऑप्शन है बाजरे का, गेहूं का, मकई का या ज्वार का। तो सही ऑप्शन होगा हमारा मकई का। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके अलावा अगर आप मतलब रेगुलर टेस्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं, फिर उस हिसाब से क्लास आपको मिल जाएगी।
लेखिका के बुलाने पर भक्तिन उत्तर में क्या कहती थी। एक क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा के आने से लेखिका और अधिक देहाती कैसे हो गई, मतलब देहाती कैसे हो गई। तो भक्तिन जो थी वो अपने जीवन में कोई बदलाव परिवर्तन नहीं पसंद करती थी, बल्कि दूसरों को अपने अनुसार ढाल लेती थी। इसीलिए चाहे लेखिका के पास रह रही थी, लेकिन वो अपना पहले वाला जो तौर तरीका था रहने का वही रखती है। और जब भी लेखिका भक्तिन को बुलाती है तो वो जी कहने की बजाय आएँ कहकर ही जवाब दिया करती थी। कितना ही सिखा ले, लेकिन वो आएँ कहकर ही जवाब दिया करती थी। अगला हमारा प्रश्न है, भक्तिन का चूड़ाकर्म किस वार को करवाया जाता था या किस दिन करवाया जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस दिन करवाया जाता था? बृहस्पतिवार को, बृहस्पतिवार को करवाया जाता था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, लेखिका की हिरणी का क्या नाम था। तो क्या नाम था लेखिका की हिरणी का? सोना था। ठीक है, याद रखना है, लेखिका की हिरणी का नाम क्या था? सोना था। बसंत उसका कुत्ता था। भक्तिन को किस से डर लगता था? यमलोक से, कारागार से, अंधेरे से या फिर दीवारों से। तो भक्तिन को कारागार से बहुत डर लगता था। लेखिका क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन में अंतर पर विचार किया करती थी। तो यहाँ पर न्याय सूत्र सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, महादेवी वर्मा के तकिए पर कौन सिकुड़ कर सोया करती थी। तो कौन सोया करती थी? गोदूली। कौन सोया करती थी? गोदूली। एक मिनट। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोधूली। और गोधूली उसकी एक बिल्ली थी। लेखिका को पशु पक्षियों से काफ़ी प्रेम था, लगाव था। तो बसंत उनका कुत्ता था, सोना हिरनी थी, गोधूली क्या थी? बिल्ली थी। अगला हमारा प्रश्न है, लक्ष्मण को भक्तिन नाम किसने दिया। लक्ष्मण को भक्तिन नाम किसने दिया। तो शुरू में ही हमने बात की थी कि लक्ष्मण को भक्तिन नाम किसने दिया था? महादेवी वर्मा ने दिया था। और क्या देखकर दिया था? कंठी माला को देखकर दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था। तो हंडिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हंडिया गांव में हुआ था। किस गांव में उसका जन्म हुआ था? झोंसी गांव में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाती है। याद रखना है, हंडिया में विवाह हुआ था और झोंसी गांव की वो रहने वाली थी। उसका पिता सूरमा झोंसी गांव से बिलोंग करता था। लेखिका ने भक्तिन का नाम क्या देखकर किया था। तो कितनी बार ही मैंने बोल दिया, क्या देखकर? कंठी माला देखकर। ठीक है। आगे है, भक्तिन के पास कितना पैसा गड़ा था। तो भक्तिन महादेवी वर्मा इधर उधर कोई पैसे वगैरह रख देती थी तो वो उसको उठा के जमा कर लेती थी। तो जब मतलब लास्ट में उनके जाने की बात हुई तो महादेवी वर्मा ने कहा कि मेरे पास मतलब पैसे वगैरह नहीं हैं। तो भक्तिन ने क्या कहा कि मेरे पास 5 VC 5 रुपये इकट्ठे रखे हुए हैं, उससे हम काम चला लेंगे। तो याद रखना है, पैसे कितने थे? 5 VC 5 रुपया। और कमेंट में बताना कि किस किस को इस प्रश्न का उत्तर याद था। अगला प्रश्न है, लेखिका ने भक्तिन की धन संबंधी उदारता की तुलना किससे की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायनामाइट से। तो ये भी क्वेश्चन उसमें आया हुआ है और कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। आगे है, भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था। तो स्वाभिमान का भाव प्रबल था, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, जमींदार ने भक्तिन को दंड देने के लिए कहाँ खड़ा किया था। तो धूप में खड़ा कर दिया था जमींदार ने। जिठौत शब्द का क्या अर्थ होता है, ये भी हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। तो क्या होता है? जेठ का बेटा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता था। तो सिर घुटाना लेखिका को पसंद नहीं था। नेक्स्ट है, पैरों में पंखों का गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ जाना का तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य है खुशियों का दुख में बदल जाना। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि
लेखिका भक्तिन के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसकी विमाता ने, सौतेली माँ ने उसके पास ऐसा कोई संदेश नहीं भेजा था, और भेजा था तो उसकी सास ने रोने धोने के डर से भक्तिन को नहीं बताया था। लेकिन जब भक्तिन अपने गांव जाती है, गांव की सीमा में प्रवेश करते ही उसे गांव के लोग कहते हैं कि भक्तिन तो अब आई है, मतलब ऐसे ऐसे बातें करते हैं। तो भक्तिन को पता चलता है कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो इस बात का यही मतलब है कि खुशियों का दुख में बदल जाना। ठीक है, खुशी खुशी आई थी, लेकिन आते ही गांव की सीमा में प्रवेश करते ही उसकी सारी खुशियां दुख में बदल गई, जैसे ही उसे सूचना मिलती है कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। भक्तिन पाठ गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है? तो ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ठीक है, आगे है, भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा के किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो किस ग्रंथ में संग्रहित है ये? स्मृति की रेखाओं में। ठीक है, स्मृति की रेखाओं में है। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है। हाँ, ये स्मृति की रेखाओं में से ही है। आगे है, लेखिका ने भक्तिन के जीवन को कुल कितने परिच्छेदों में बांटा है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 4 परिच्छेद हैं। दूसरा परिच्छेद कहाँ से शुरू होता है? दूसरा परिच्छेद मतलब शुरू होता है जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली एक अपनी कन्या के 2 संस्करण कर लिए, तो वहाँ से शुरू होता है। फिर जीवन का तीसरा परिच्छेद शुरू होता है जब अपने दामाद को घर जमाई बना लेती है। अगर चौथे परिच्छेद की बात करें तो शुरू होता है, एक मिनट, ये भी चीज़ें याद रखने वाली हैं कि कब से उसका जीवन का अगला परिच्छेद शुरू होता है। ठीक है, तो एक मिनट, तो उसके जीवन का अंतिम परिच्छेद जब महादेवी वर्मा के जहाँ आती है तो तब शुरू होता है। ठीक है, तो 4 कुल परिच्छेद हैं, याद रखने हैं। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? वैसे हमने डिस्कस कर लिया, झुंसी गांव की रहने वाली थी। आगे है, भैयहू शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है छोटे भाई की पत्नी। ठीक है, ये भी याद रखना है, छोटे भाई की पत्नी इसका अर्थ होता है। अगली जो पंक्ति है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन हो जाएगा? भक्तिन का कथन है। ठीक है, आगे है, भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली थी? तो इसकी बात हमने कर ली, हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली थी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी ये क्लास, और उम्मीद करती हूँ कि भक्तिन पाठ की अच्छी रिवीजन हो गई होगी। ठीक है, और अगर कोई बच्चा जो एनसीईआरटी को पढ़ रहा है, कवर कर रहा है, वो क्लास देख रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, 31 में से कितने गलत हुए हैं और कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।